नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए ट्रक ड्राइवर की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन ट्रक ड्राइवर्स के तो मजे ही मजे हैं। ये एक जगह पर बैठे दिन भर ट्रक चलाते हैं और नई नई जगह पर घूमते भी रहते हैं। लेकिन साथियों, एक ट्रक ड्राइवर को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, ये केवल एक ट्रक ड्राइवर ही जानता है। नींद से, भूख से, बरसात, पानी, इन सब से तो वह जूझते ही रहते हैं। लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिसमें उनकी जान तक फंस जाती है। कई बार माल को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में वह पूरी पूरी रात अकेले ही ट्रक चलाते रहते हैं और तब उनके साथ कुछ अननेचुरल चीजें भी हो जाती हैं। कोई छलावा कह लो या कोई भटकती रूह, ऐसी चीजों से ट्रक ड्राइवर्स का अक्सर सामना होता रहता है। तो आज की कहानी हरियाणा के रहने वाले एक ऐसे लड़के की है जिसने बेहद कम उम्र में ही ट्रकों पर काम करना शुरू कर दिया था और महज 24 साल की उम्र में वह एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुका था। उस लड़के का नाम है रमेश और वह एक गरीब परिवार से है। तो रोजी रोटी कमाने के लिए उसने ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया था और वह आधी आधी रातों को लंबे लंबे टूर पर अकेले ही ट्रक लेकर निकल जाया करता था। अभी उसकी उम्र कम थी तो उसे पता नहीं था कि आधी रात को सड़कों पर कुछ और भी खौफनाक चीजें हो सकती हैं और एक बार ऐसा ही भयानक हादसा उसके साथ हो जाता है। उस हादसे की वजह से उसके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई दिनों तक उसका परिवार इस बहुत बड़ी मुसीबत को झेल रहता है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा और छोटा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और ये कहानी रमेश ने ही हमारे साथ शेयर की है, लेकिन इस कहानी को मैंने अपने पर्सपेक्टिव से तैयार किया है। तो कहानी को आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने जा रहे हैं। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में रमेश के अलावा उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। रमेश के पिता एक किसान थे और वे खेती बाड़ी करते थे। वहीं रमेश ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, इसलिए उसे जब कोई ढंग का काम नहीं मिला तब उसने ट्रक चलाना सीखकर इसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया। वह ट्रक में माल लाद कर अलग अलग शहर में पहुंचाने का काम करता था। रमेश अक्सर काम के सिलसिले से कई कई दिन घर से बाहर रहता था, लेकिन इससे उसे कुछ खास परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसकी आय अच्छी खासी हो रही थी और इससे उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। रमेश अब 23-24 साल का हो चुका था और गांवों में जल्दी ही शादी करवा दी जाती है। इसलिए उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे क्योंकि उसकी छोटी बहन अभी मात्र 1415 साल की ही थी। इसलिए घर वालों ने सोचा कि अभी रमेश की शादी करवा दी जाए। इन्हीं सब के दौरान एक शाम को रमेश को उसके मालिक का फोन आया और उन्होंने रमेश से कहा कि उन्हें कुछ कच्चा माल कल तक आगरा में मौजूद एक फैक्ट्री में पहुंचाना है, इसलिए वह अभी ही निकल जाए। अब यह उसका काम था, इसलिए वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया और फिर फौरन ही ट्रक में माल लाद कर आगरा के लिए निकल पड़ा। ट्रक में माल लाद कर निकलने में शाम के 8 बज चुके थे और अब तक रात काफी हो चुकी थी। लेकिन अब भी उसका काफी सफर बाकी था क्योंकि वह अब तक अंबाला से थोड़ा आगे ही आया था। इसलिए समय बिताने के लिए रमेश रेडियो सुन रहा था। वह अंबाला के थोड़ा आगे ही निकला होगा कि तभी उसे अंबाला करनाल हाईवे पर एक 19 वर्षीय युवती खड़ी दिखाई थी। उस युवती को देखकर रमेश ने घड़ी में समय देखा तो पाया कि रात के 9:30 के आसपास बज रहे थे। उस लड़की को वहां इस समय ऐसे अकेले देखकर रमेश का माथा ठनका क्योंकि वह लड़की देखने से शरीफ, घर की लग रही थी। लेकिन वह इस समय वहां अकेली क्या कर रही थी, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह सोचकर रमेश ने ट्रक रोका और फिर उस लड़की के पास आया और कहा, आप कौन हो और इस समय यहाँ अकेले ले क्या कर रही हो? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? इस पर वह लड़की घबराते हुए बोली, हाँ, वो मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मेरा सामान चोरी हो गया, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अकेली लड़की को यूं सुनसान हाईवे पर छोड़कर जाना रमेश को सही नहीं लगा। इसीलिए वह बोला, मैं माल लेकर आगरा जा रहा हूँ, आप कहो तो आपको रास्ते में दिल्ली छोड़ दूं। इस पर उस लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया और फिर वह रमेश के साथ ट्रक में जा बैठी। वे दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे हुए थे। इस दौरान ट्रक में रेडियो अब भी चल रहा था।
कुछ देर बाद वहां की शांति भंग करते हुए रमेश ने पूछा, आप दिल्ली से हो? उस युवती ने धीमे से कहा। जी। रमेश ने पूछा, फिर आप यहाँ क्या कर रहे थे? वह युवती शर्माते हुए बोली, जी मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ आई थी और रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, इसलिए किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं। फिर वह आगे बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मैं सुनीता, और आपका नाम क्या है? रमेश बोला, मैं रमेश। फिर एकाएक ही उसका ध्यान सुनीता की ओर गया और उसने देखा कि सुनीता बहुत खूबसूरत थी। उसके नए नक्श तीखे थे, लेकिन आंखों के आसपास थोड़ा काजल फैला हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि वह काफी रोई होगी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, शायद एक दो दिन से कंघी भी नहीं की होगी उसने, लेकिन फिर भी इसका उसकी खूबसूरती पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लाल सलवार सूट उसके ऊपर काफी फब रहा था। रमेश छिप छिप कर सुनीता को निहारने लगा था, लेकिन जैसे ही सुनीता की नजर उस पर पड़ती तो वह नजरें फेर लेता। सुनीता ने यह नोटिस कर लिया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। रमेश शायद सुनीता की खूबसूरती पर मोहित हो गया था, लेकिन वह यह बात उस युवती को नहीं बता सकता था, इसीलिए चुप ही रहा। फिर कुछ ही देर में सुनीता रमेश के साथ बात करने में सहज महसूस करने लगी और वे दोनों बातें करने लगे। इसी दौरान बातों बातों में रमेश को पता चला कि सुनीता के माता पिता कुछ समय पहले ही स्वर्ग से धार चुके थे और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदार सारे ही मतलब के लिए उससे बात करते थे, इसीलिए सुनीता ने भी सभी से कन्नी काट ली थी। बातों बातों में एक ढाबा आ गया। रमेश ने ट्रक वहां रोका और कहा, चलिए थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, अभी सफर काफी लंबा है। यह सुनकर सुनीता हिचकिचाना कि मेरा सामान चोरी हो गया है। तब रमेश ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, आप कुछ खा पी लो। अब रास्ता काफी लंबा है और रात भी काफी हो रही है। ऐसे में मुझे नींद भगाने के लिए चाय लेना जरूरी भी है और अकेले खाना बना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस पर सुनीता मना ना कर सकी, क्योंकि उसे भी भूख तो लगी ही थी। खैर ढाबे पर उतरकर वे दोनों चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए। इस दौरान रमेश ने सुनीता से कहा, देखिए आप शर्माए मत, आप जो खाना चाहती हैं खा सकती हैं। फिर रमेश ने वेटर को बुलाकर अपने लिए चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मंगवाया, क्योंकि अभी उसे पूरी रात ट्रक चलाना था, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं खा सकता था जो भारी हो। फिर सुनीता ने उस वेटर से पूछा, क्या आपके पास मीट मछली कुछ है? उस वेटर ने कहा, जी है। सुनीता बोली, ठीक है, फिर मेरे लिए एक प्लेट वहीं ले आइए चावल के साथ। उसके बाद वह वेटर वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह दोनों का ऑर्डर ले आया। खाना आते ही सुनीता ने बिना अधिक समय गवाए वह पूरा खाना चट कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात अजीब हुई कि सुनीता बहुत अजीब तरह से खाना खा रही थी, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। वैसे ही रमेश को यह पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद सुनीता को काफी भूख लगी होगी और क्या पता उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा। खाना खाकर वे दोनों वापस ट्रक में बैठकर वहां से चले गए। खाना खाकर अब सुनीता काफी बेहतर लग रही थी। ट्रक चलते ही दोनों की बातें दोबारा शुरू हो गई। इसी दौरान सुनीता ने रमेश से पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? रमेश ने उसे बताया, जी नहीं, लेकिन घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मनीषा थोड़ी उदास हो गई। रमेश ने यह बात नोटिस कर ली थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ट्रक अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और उन दोनों की बातों बातों में ही नजदीकी भी बढ़ने लगी थी। दिल्ली हाईवे पर पहुंचते पहुंचते रमेश ने सुनीता से कहा, देखिए दिल्ली आ गया है, आपको कहाँ जाना है? बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। यह सुनकर सुनीता विचलित हो उठी। यह देखकर रमेश बोला, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? इस पर सुनीता कुछ ना बोली। तभी रमेश ने कहा, देखिए आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर सुनीता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर रमेश बोला, क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिला दिया। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी वह दोबारा बोला, आप अपना घर बता दो, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, फिर एक आध दिनों में मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आता हूँ। सुनीता ने कहा, जी सच, बात तो यह है कि मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मैं अंबाला काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन जो आदमी मुझे काम दिलवाने के बहाने वहां लेकर गया था उसके इरादे सही नहीं थे, इसलिए मैं वहां से भाग निकली।
फिर आप मुझे मिल गए। दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ आई, लेकिन लगता है अब मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। इस पर रमेश कुछ सोचकर बोला, ठीक है फिर आप मेरे साथ ही चलो। मैं ये माल पहुंचाने के बाद आपको सीधा मेरे घर ही लेकर चलूंगा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया और फिर माल पहुंचाने के बाद रमेश मनीषा को अपने गांव ले आया। सुनीता को रमेश के साथ देखकर उसके घर वाले एकदम सक पका गए और उसकी मां ने उससे भड़कते हुए पूछा, ये लड़की कौन है तू? इसे यहाँ क्यों ले आया? रमेश ने बताया, माँ ये लड़की सुनीता है, ये दिल्ली में रहती है। मैं इससे प्यार करता है और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। उसकी माँ गुस्से में बोली, तूने आज तक तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया और अब अचानक से इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे होश में तो है ना तू? अरे कौन जाने ये किस जात की है? गांव वालों को पता चला तो थू थू होगी हमारी, और फिर कौन करेगा तेरी बहन से शादी? सोचा है कुछ? ये सुनकर रमेश ने अपने घर वालों को ये झूठी कहानी सुनाई। माँ मैं सुनीता को 6-7 महीने से जानता हूँ। मेरी इससे मुलाकात दिल्ली में हुई थी। इसका घर बार सब हमारी ही बराबरी का है, लेकिन माता पिता के गुजरने के बाद इसके चाचा चाची इसकी शादी किसी शराबी जुआरी से करवाने वाले थे। इसीलिए मैं इसे वहां से ले आया और अब मैं इसे शादी का वचन दे चुका हूँ। माँ ने गुस्से से कहा, अरे तो करवाते हैं तो करवाएं, तू फौरन इस लड़की को छोड़ कर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, माँ मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो मैं सुनीता के साथ अलग रह लूंगा। रमेश के इस फैसले के आगे घर वालों ने हथियार डाल दिए और आनन फानन में उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सुनीता अब उस परिवार की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके तौर तरीके सबसे अलग ही थे। घर में आते ही सुनीता ने रसोई की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब चूंकि रमेश की मां को इससे काफी आराम था, इसलिए उन्होंने भी रसोई सुनीता के हाथों में देने में आनाकानी ना की। लेकिन हाँ, वो सुनीता को दिन रात ताने जरूर दिया करती थी। अब सुनीता पूरे घर की देखरेख खुद करती, सबका खाना भी बिना किसी की मदद लिए खुद बनाती। उसके हाथों का बना खाना सबको पसंद भी आ रहा था। पता नहीं कैसे बनाती थी वह खाना कि कोई भी एकदम से उसके बनाए खाने पर टूट पड़ता। सुनीता सारे काम एकदम अच्छे से कर रही थी, लेकिन रमेश की माँ उसे फिर भी ताने देती। ये सब देखकर रमेश का मन नहीं कर रहा था काम पर वापस जाने का, क्योंकि उसे सुनीता की चिंता हो रही थी। इसी तरह से 910 दिन बीत गए कि तभी उसके मालिक का उसे फोन आया कि उसे माल लाद कर जल्दी से कोलकाता के लिए निकलना होगा। रमेश ने इसके लिए मना किया और कहा, मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए नहीं आ सकता। आप किसी और ड्राइवर को बोल दीजिए रमेश को। ये बोलते हुए उसकी मां ने सुन लिया, इसलिए वह गुस्से में बोली, शादी हुई है तो क्या हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहेगा? जा जाकर काम धंधा कर, यहां हम नहीं हैं। जैसे कि उस महारानी के पास अपनी मां की बात सुनकर रमेश कुछ ना बोल सका और उसने अपने मालिक को बोल दिया कि वह आ रहा है। ये बोलकर रमेश अपने कमरे में आकर निकलने की तैयारी करने लगा। तभी सुनीता उसके पास आई और रुआ से स्वर में बोली, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? रमेश ने कहा, काम पर जा रहा हूं सुनीता, मैं 3-4 दिनों में लौट आऊंगा। सुनीता रोते हुए बोली, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? तुम्हारी माँ तो मुझसे हमेशा ही खुन्नस में रहती है, इसीलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर रमेश ने सुनीता को गले लगाते हुए कहा, काम भी जरूरी है सुनीता, तुम यहाँ बस 3-4 तक मैनेज कर लो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आऊं। ये कहकर रमेश ने अपना बैग उठाया और फिर वहां से जाने लगा। सुनीता उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आई, लेकिन बाहर उसकी सांस ने उसे ताने देते हुए कहा, अरे महारानी, उसे काम भी करने दे, वह काम नहीं करेगा तो खाएगी क्या? तू जा बेटा। ये सुनकर सुनीता कुछ न बोल सकी और रमेश वहां से चला गया। रमेश लगभग 4 दिन बाद घर वापस आता है। वैसे तो वह जल्दी आने की पूरी कोशिश में था, लेकिन यहां से कोलकाता लगभग 30 घंटे का रास्ता था और उस फैक्ट तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे का समय और लगा। फिर इतने लंबे सफर के बाद उसने वहां एक दिन आराम कर दूसरे दिन वहां से वापस आया। वापसी में आते समय उसे वहां से कुछ माल दिल्ली की एक फैक्ट्री में पहुंचाना था। इसी वजह से उसे लगभग 4 दिन आने में लग गए। घर आते आते शाम हो चुकी थी और उसे सुनीता की काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ सुनीता को बात बात पर ताने देती थी। लेकिन जैसे ही वह घर आया तो उसकी की माँ बड़े ही शांत लहजे में बोली, अरे बेटा, तू आ गया, सुनीता पानी लेकर आ। ये सुनकर सुनीता दौड़कर पानी लेकर आई। फिर रमेश की माँ बोली, अच्छा
तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं अंदर जाती हूँ। ये बोलकर उसकी माँ अपने कमरे में चली गई। उनका व्यवहार देखकर रमेश एकदम हैरान रह गया और वह बोला, सुनीता, माँ की तबीयत तो सही है ना? आज तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। सुनीता बोली, अरे तो हमेशा ही थोड़ी सुनाएंगे। वह शुरू शुरू में उन्हें हमारी शादी से दिक्कत थी, इसलिए वह ऐसा करती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। रमेश कुछ सोचते हुए बोला, वह सब तो ठीक है सुनीता, लेकिन यह कई साल पहले की बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही तो वह तुमसे ऐसे बात कर रही थी, अभी अचानक से बदल गई, ये बात हजम नहीं हो रही। सुनीता ने कहा, अरे तो कहना क्या चाहते हो मैंने कुछ किया उनके साथ? रमेश ने कहा, नहीं बाबा, चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे अब मैं नहा धोकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये बोलकर रमेश अपने कमरे में आ गया। रमेश नहा धोकर बाहर आया तो उसकी बहन उसके पास आकर बोली, भैया, खाना बन चुका है, चलकर खा लीजिए। ये बोलकर उसकी बहन वहां से जाने लगी। तभी रमेश ने उसे आवाज दी और कहा, छुटकी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया था। आकर रमेश बोल ही रहा था, लेकिन उसकी बहन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये देखकर रमेश मन ही मन बड़बड़ाया, अजीब है, पहले तो हर बार पूछती रहती थी कि भैया मेरे लिए क्या लाए, लेकिन आज तो बोल भी नहीं रही, कहीं किसी बात से नाराज तो नहीं। ये सब सोचते हुए रमेश रसोई में आ गया। वहां उसने देखा कि वे सारे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और सुनीता खाना परोसने के लिए सबके आगे थाली रख रही थी। वहां आकर रमेश उनके पास बैठ गया और बैठते ही पूछा, छुटकी, तू नाराज है क्या? वो बोली, नहीं तो भैया, क्यों, कुछ हुआ है क्या? रमेश ने कहा, नहीं, वह हर बार तू सामने से क्या लाए पूछती है ना, इस बार नहीं पूछा तो लगा शायद नाराज है। यह सुनकर उसकी बहन ने एक नजर सुनीता की ओर देखा और फिर कहा, पढ़ाई की टेंशन ज्यादा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई बात। रमेश बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसने देखा कि सुनीता सबकी थाली में मांस परोस रही थी, जबकि उसके घर में तो सब शाकाहारी थे। इसीलिए वह एकदम से बोला, सुनीता, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरे घर में सब शाकाहारी हैं, वह ये सब नहीं खाते, हटाओ इसे। रमेश के इतने कहते ही उसकी माँ उस पर भड़कते हुए बोली, क्यों हटाए वो? मैंने ही बोला है उसे ये सब बनाने के लिए, और अब से हमारे घर में 3 टाइम मांस ही बनेगा, समझा? तू डाल बहू। ये सब सुनकर रमेश हैरान रह गया। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने पिता के ऊपर पड़ी, जो बड़े ही अजीब ढंग से मांस खा रहे थे। यही हाल उसकी बहन और माँ का भी था। वे तीनों ही बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह मांस खा रहे थे। तभी सुनीता ने उसकी थाली में भी मांस परोस दिया। ये देखकर रमेश ने कहा, खाने में कुछ और नहीं बना है क्या? सुनीता बोली, जी, माँ ने कहा कि सबके लिए यही बनाना है, इसलिए अलग से कुछ नहीं बनाया। आप आज खा लीजिए, कल से आपके लिए अलग से कुछ बना दूंगी। रमेश ने कहा, देखो, तुम सभी को जो खाना है खाओ, लेकिन मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। ये बोलकर रमेश अपनी जगह से उठा और फिर अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में बोली, शर्म नहीं आ रही तुझे अन्न का अपमान करते हुए? लेकिन रमेश कुछ ना बोला। उसने अपनी खिचड़ी बनाई और खाकर अपने कमरे में आकर सो गया। रमेश कमरे में आंख बंद करके लेटा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई है। रमेश ने आंखें खोलकर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर वह दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंख बंद करते ही उसे यह आभास दोबारा हुआ, लेकिन इसे वहम मानकर रमेश इस बार आंख बंद किए हुए ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद एक तेज गंध आई। उसे महसूस कर रमेश ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा कि आखिर वह गंध कहां से आ रही है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई ना दिया। इतनी ही देर में सुनीता कमरे में आई और रमेश को यूं देखकर बोली, अरे क्या हुआ आपने? नाक मुंह क्यों सिकोड़ना? क्या तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? सुनीता ने कहा, नहीं तो। यह सुनकर रमेश ने जब गौर किया तो अब वह बदबू नहीं आ रही थी। तब रमेश बोला, यकीन मानो, सुनीता थोड़ी देर पहले आ रही थी और ठीक वैसी ही बदबू आ रही थी जैसे कुछ सड़ने पर आती हो। सुनीता ने उसे कहा, अरे आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि कोई बिल्ली कुछ लेकर जा रही हो। चलिए, अब छोड़िए इस बात को और सो जाइए, आप काफी थक गए होंगे। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, कल मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। उसके बाद वे दोनों सो गए। रमेश सो उठा और उठकर नहाने चला गया। इस दौरान उसे ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। इसे अपने मन का वहम समझकर वह नहाने चला गया।
रमेश नहा धोकर जैसे ही बाहर आया तो उसकी नज़र घर के पूजा घर पर पड़ी। उसमें आज दीपक शांत था। ये देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज पूजा नहीं की आपने? उसकी माँ बोली, अरे क्या पूजा करना बेटा, भगवान बिना पूजा पाठ के भी साथ ही रहते हैं, इसलिए क्या फालतू का दिखावा करना? यह सुनकर रमेश काफी हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ अक्सर दिन में 2 टाइम पूजा करती थी और आज उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमेश को काफी अजीब लग रहा था। तभी उसकी माँ दोबारा बोली, अरे अब ऐसा खड़ा ही रहेगा, जा जाकर नाश्ता करके बहू को फिल्म दिखाने ले जा, वह कब से इंतजार कर रही है। उसके बाद रमेश वहां से चला आया। फिर नाश्ता करके रमेश सुनीता को फिल्म दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। अब चूंकि मूवी थिएटर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो रमेश ने सुनीता के साथ पैदल जाने का फैसला किया। वे दोनों थिएटर के सामने पहुंचे ही होंगे कि तभी 4-5 कुत्तों का झुंड रमेश और मनीषा की ओर देखकर भौंकने लगा। ये देखकर रमेश हैरान रह गया, क्योंकि कुत्तों का झुंड ऐसे ही किसी पर नहीं भौंकता। फिर रमेश ने फिलहाल इस बारे में ज्यादा ना सोचा, क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली थी। इसलिए ने एक पत्थर उठाया, जिससे डरकर वे सारे कुत्ते अलग हट गए और फिर रमेश और सुनीता थिएटर के अंदर जाने लगे। लेकिन वे कुत्ते अभी भी उन दोनों की ओर देखते हुए भौंक रहे थे। खैर फिल्म देखकर वे दोनों वापस घर आ गए। फिर रात को रमेश को छोड़कर बाकी सब ने हमेशा की तरह मांस मछली का सेवन किया और फिर थोड़ी देर बाद सो गए। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। रमेश और सुनीता भी अपने कमरे में आ गए और फिर प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों भी सो गए, लेकिन अचानक देर रात कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी सुनीता वहां नहीं थी और कुत्ते भी लगातार उसके घर के बाहर से भौंक रहे थे। रमेश सोचने लगा कि इतनी रात में उठकर जाना ठीक रहेगा भी या नहीं, और सुनीता कहाँ गई। यह सोचकर रमेश बिस्तर पर से उठा ही था कि तभी मनीष वहां आ गई। उसे देखकर रमेश ने पूछा, इतनी रात में कहाँ गई थी? तब सुनीता ने बताया, अरे वह बाथरूम गई थी, फिर कुत्तों क्यों भौंक रहे थे यह देख रही थी। यह सुनकर रमेश का भी ध्यान सोर गया कि हाँ, अब कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज वहां नहीं आ रही। तभी रमेश बोला कि अरे हाँ, ये कुत्ते अभी तो भौंक रहे थे, तो अब शांत कैसे हो गए? तब सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो भूखे थे, इसीलिए भौंक रहे थे। मैंने उन्हें अभी जाकर रोटी डाल दी, इसलिए वो अब शांत हैं। चलिए सोते हैं रमेश को। सुनीता की बात पर भरोसा हो गया और वह चुपचाप सो गया। लगभग 1.5-2 घंटे बाद रमेश वापस उठा। उसे प्यास लगी थी। उसने अपने पास रखे जग में देखा तो पाया कि उसमें पानी नहीं था, इसलिए वह पानी लेने के लिए बिस्तर से उठा। इस दौरान फिर दोबारा उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, लेकिन उसने पाया कि सुनीता वहां नहीं थी। यह देखकर उसने सोचा कि शायद वह बाथरूम गई होगी। ये सोचकर उसने बिना इस ओर ज्यादा ध्यान दिए पानी लेने के लिए रसोई की ओर बढ़ गया। रमेश की आंखों में अब भी नींद थी। वह आंखें मलते हुए जैसे ही रसोई में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रसोई के फर्श पर एक कुत्ते का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। वहीं उस सिर के बगल में उस कुत्ते का धड़ भी पड़ा हुआ था और सुनीता अपने मुंह से उसके पेट से मांस उधेड़ उधेड़ कर खा रही थी। यह भयानक मंजर देखकर रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। साइड में ही मौजूद खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर कमरे में आ रही थी, जिसे देखकर रमेश को पता चला कि सुबह हो गई है। फिर अगले ही पल उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जो रात में खाली था, लेकिन अब वह भरा हुआ था। रमेश काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो रात में हुआ वह सपना था या हकीकत। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक सुनीता वहां आई। रमेश को यूं कुछ सोचता देखकर वह बोली, क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर रमेश ने रात में हुई उस घटना के बारे में सुनीता को बता दिया। यह सब सुनकर सुनीता हंसते हुए बोली, जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि आप तो यहीं सो रहे थे। रमेश को भी लगा कि शायद उसने सपना ही देखा होगा, इसलिए वह भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। रमेश ने नाश्ता किया और फिर सुनीता के साथ दोबारा कहीं घूमने निकल गया, क्योंकि कल उसे दोबारा माल पहुंचाने जाना था। इसलिए वह आज का सारा दिन सुनीता के साथ बिताना चाहता था। खैर रमेश ने अपने किसी दोस्त की बाइक ली और फिर सुनीता को लेकर निकल पड़ा। वह सुनीता को एक झील के किनारे लेकर गया।
वहां बैठकर उन्होंने घंटों एक दूसरे से बातें की, क्योंकि घर पर सब लोग होते हैं। इसीलिए रमेश सुनीता के साथ ढंग से समय नहीं बिता पाता। फिर कुछ घंटों बाद वे दोनों वहां से उठे और फिर वह सुनीता को लेकर एक साड़ी की दुकान पर आया और उसे कहा, जो भी साड़ी तुम्हें पसंद है वह ले लो, पैसों की फिक्र मत करना। सुनीता साड़ी की दुकान में जाकर साड़ी देखने लगती है, लेकिन रमेश को यह देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि मनीषा सिर्फ लाल चटक साड़ी ही देख रही है। उसके अलावा वह किसी साड़ी को हाथ भी नहीं लगा रही थी। खैर, रमेश ने इसे भी नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है कि मनीषा को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद हो। कुछ देर बाद सुनीता ने अपने लिए 2 लाल साड़ी ली और फिर वे दोनों घर के लिए कुछ मिठाइयाँ लेने के लिए मिठाई की दुकान पर आ गए। वहां पर रमेश ने ध्यान दिया कि सुनीता मिठाइयों को ललचा निगाहों से देख रही थी। यह देखकर रमेश ने सुनीता के लिए 1 किलो मिठाई अलग से करवा ली। फिर वे दोनों मिठाई लेकर वापस घर के लिए निकल पड़े। रमेश को मन ही मन यह डर था कि कहीं उसके घर वाले यह ना बोले कि वह सारा समय अपनी पत्नी को ही देता है, और यह बोलकर सुनीता को ताने ना दें। लेकिन जब वह घर आया तब सब एकदम सामान्य था। मनीषा सारा सामान ले जाकर रखने लगी और रमेश अपने पिता और बहन के साथ बैठ गया। थोड़ी देर में रात हुई। हमेशा की तरह रमेश को छोड़कर वे सारे मांस खा रहे थे, और जब तक रमेश ये सब नहीं खाता था। लेकिन आज रमेश की मां ने रमेश की थाली में भी मांस परोस दिया था। ये देखकर रमेश ने साफ साफ बोल दिया कि वह यह सब नहीं खा सकता। इस पर उसकी मां ने भड़कते हुए कहा, तू अपने खाने पीने की आदत को बदल ले। इस घर में अलग से खाना नहीं बनेगा। जो सब खा रहे हैं वही तुझे भी खाना पड़ेगा। यह सुनकर रमेश के पापा ने भी उसे समझाया और कहा, रमेश, तुम भी सबकी तरह आज मीठी ही खा लो, अब अलग से क्या चूल्हा जलाना। लेकिन रमेश वहां से उठकर रसोई में गया और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। थोड़ी देर में खिचड़ी खाकर वह अपने कमरे में आकर सो गया। कुछ देर बाद सुनीता भी कमरे में आ गई और बोली, कल से मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दिया करूंगी, आज माँ ने बनाने नहीं दिया। इस पर रमेश ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ आराम से रहो, तुम्हें जो खाना है खाओ, मेरा क्या है। मैं ज़्यादातर तो घर से बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें खामखा सुनना पड़ेगा। इसके बाद सुनीता ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वह दोनों चुपचाप सो गए। अगली सुबह ही रमेश ट्रक में माल लाद कर उसे दिल्ली पहुंचाने चला गया। जब वह वापस घर आया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ देखकर वह हैरान रह गया। तब वहां उसकी पड़ोसन आई और बोली, रमेश बेटा, तेरे घर में कोई नहीं है। तेरी बहन बेहोश हो गई थी, इसीलिए उसे पास की एक प्राइवेट डिस्पेंसरी में लेकर गए हैं। यह सुनकर रमेश काफी घबरा गया और वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि उसके बहन के शरीर में खून काफी कम था, इसलिए वह बेहोश हो गई थी। यह सुनकर रमेश काफी हैरान रह गया था, क्योंकि उसकी बहन अक्सर अच्छे से खाना खाती थी और अब तो वह नॉनवेज भी काफी खाने लगी थी। खैर, डायनेक्टर ने उसे 2 बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई और फिर कुछ दवाएं और खाने पीने का बोलकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। वे सारे घर आ गए और अब सुनीता उसका ख्याल पहले से ज्यादा अच्छे से रखने लगी थी। वह उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती और दवा बगैर समय पर देती। सुनीता के वहां होने से रमेश काफी निश्चिंत था कि चलो, उसकी गैर हाजिरी में उसके परिवार का ख्याल रखने वाला कोई तो है। ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। रमेश की शादी को अब 2 महीने होने को आए थे कि एक दिन रमेश अपने कमरे में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे कल फिर माल पहुंचाने जाना था कि तभी अचानक उसे वहां कोई लाल थैली नजर आई। रमेश हैरानी से वह थैली देख रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने वह थैली वहां नहीं देखी थी। इसलिए वह उस थैली को खोलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह उस थैली को खोलता, सुनीता वहां आ गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यह सुनकर रमेश बोला, मैं बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे कल सुबह वापस काम के लिए निकलना है। इस पर सुनीता ने एक बक्से में से ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसे दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा यह भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे संभाल कर इस बक्से में रख दिया। बाकी के जरूरी कागजों के साथ आपको जो चाहिए होगा इसमें देख लेना। अब चलिए, चलकर रात का खाना खा लीजिए। यह सुनकर रमेश ने वह लाल थैली वहीं रख दी और सुनीता के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर रमेश अपने कमरे में आकर सो गया, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना था। देर रात रमेश की नींद कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर खुली।
वह आवाज सुनकर रमेश अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके घर के ठीक बाहर कुत्ते रो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह ऐसे क्यों रो रहे हैं कि तभी अचानक सुनीता वहां आई और बोली, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? रमेश ने उन रोते हुए कुत्तों की ओर इशारा किया तो सुनीता बोली, अरे क्या, आप भी इनके पीछे इतनी रात में अपना दिमाग खपा रहे हो? आप चलकर सोइए, मैं इन्हें रोटी डालकर आती हूँ, हो सकता है कि ये भूखे हों। रमेश को सुनीता की बात सही लगी और वह आकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उन कुत्तों का रोना भी बंद हो गया। अगले दिन सुबह रमेश नाश्ता करके चला गया। जब वह अगले दिन शाम को घर आया तब उसकी बहन की हालत दोबारा बिगड़ गई थी। रमेश अब काफी परेशान हो चुका था कि अचानक से उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कहीं कोई बड़ी बात ना हो। यह सोचकर रमेश उसे शहर के सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है। वहां भी प्राथमिक उपचार से यही बात पता चली कि उसके शरीर में खून काफी कम है और फिर दवा और खाना पना बताकर उसे भेज दिया गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन के शरीर में खून कम कैसे हो सकता है। उसने खाने पीने की उसकी खुराक बढ़ा दी क्योंकि उसे उसकी बहन की फिक्र हो रही थी। इसलिए अब वह खुद बाजार जाकर फल सब्जी लेकर आने लगा। इसी दौरान रमेश एक दिन बाजार से फल सब्जी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पड़ोस में रहने वाली दो औरतों से हुई जो कि उसकी माँ की ही हम उम्र थी। बातों ही बातों में उसके पड़ोसियों ने पूछा, क्या बात है बेटा, जब से तुमने शादी की है तब से तो तुम्हारी माँ हमसे बात तक नहीं करती, बस चुपचाप अपने घर में ही रहती है, वरना पहले तो उन्हें पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी। यह सुनकर रमेश काफी सोच में पड़ गया था क्योंकि उसकी माँ सच में पहले अक्सर आस पड़ोस में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती थी, लेकिन अब तो उसका पूरा परिवार ही बस घर में ही रहता था। रमेश ने इस बारे में अपने परिवार से बात की, लेकिन उन लोगों ने बस टाल ही दिया। तभी सुनीता बोली, पहले इनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं जो आ गई हूं इसलिए ये ज्यादा बाहर नहीं निकलते। रमेश को यह बात हजम नहीं हुई क्योंकि माना कि किसी के ऊपर बदलाव आता है, लेकिन अचानक से घर के सभी सदस्यों के ऊपर इस तरह का बल लावा आना कोई आम बात नहीं थी। उसने इसका पता लगाने की सोची, लेकिन कैसे वह समझ नहीं आ रहा था। रमेश अपने बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोच रहा था। उसके परिवार में आए इस बदलाव के कारण उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अब अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते कई बार उसे ख्याल आया कि कहीं किसी ने उसके परिवार के ऊपर कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया, क्योंकि एक तो उसके परिवार वाले काफी बदले बदले लग रहे थे। घर में अब पूजा पाठ भी बंद हो गया था। रमेश को अक्सर लगने लगा था कि घर में कोई तो है जो सब पर नजर रखे हुए था। यहाँ तक कि वह अजीब सी बदबू अब लगभग हर रोज आती थी। रमेश लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक सुनीता अपनी जगह से उठ गई। उसे उठता देखकर रमेश ने सोने का नाटक किया। सुनीता ने कुछ देर तो उसे देखा कि कहीं वह जाग तो नहीं रहा। फिर जब उसे यकीन हो गया तो वहां से उठकर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही सुनीता सीधे रसोई में गई। फ्रिज खोलकर उसमें से मिठाई निकालकर खाने लगी। इस दौरान रमेश भी उसके पीछे पीछे वहां आया तो मनीषा को मिठाई खाता देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि सुनीता किसी भूखे भेड़िए की तरह मिठाई खा रही थी। रमेश को सुनीता का ऐसा बर्ताव काफी अजीब लगा। फिर उसे याद आया कि मनीषा जब उससे पहली बार मिली थी तब भी ऐसे ही खाना खा रही थी। अब तक सुनीता की मिठाई खत्म होने लगी थी। रमेश ने इसका आभास लगा लिया था, इसलिए वह वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर बाद सुनीता भी आकर उसके बगल में सो गई। सुनीता को इस तरह से देखकर रमेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन रमेश ने घर में सबके सामने कहा, चलो सब मिठाई खाते हैं जो कल मैं बाजार से लाया था। यह सुनकर सुनीता ने सक पकाते हुए कहा, फ्रिज में मिठाई नहीं है, वह मैंने कल रात को खा ली। यह सुनकर रमेश हैरानी से बोला, तुमने 1 किलो बर्फी खा ली? तब सुनीता ने कहा, हाँ मैंने वह सारी मिठाई खा ली। मुझे रात में मीठे की क्रेविंग हो रही थी और फिर मुझे याद आया कि रमेश आज ही मिठाई लेकर आया है, इसलिए मैं रात में रसोई में गई और सारी मिठाई खा ली। यह सुनकर रमेश को काफी अजीब लगा, क्योंकि कोई भी इंसान 1 किलो मिठाई अकेले कैसे खा सकता है। तभी सुनीता बोली, आप पिता बनने वाले हैं, इसलिए मुझे रात में मीठा खाने का मन करता है। यह सुनकर पिता बनने की खुशी में रमेश रात वाली सारी बात भूल गया और बोला,
ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब सुनीता बोली, मैं वह किसी और तरीके से सबको बताना चाहती थी, लेकिन तुम पता नहीं मुझे क्या समझ रहे थे, इसलिए अभी ही बताना पड़ा। तब रमेश बोला, चलो कोई बात नहीं, अब से तुम्हें किसी भी चीज का मन करता है तो मुझे बताया करो, मैं फौरन उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अब रमेश मनीषा का अच्छे से ख्याल रखने लगा था, लेकिन उसे अपने माता पिता और बहन का बर्ताव अजीब लग रहा था। इसलिए अपने घर में से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए उसने हवन करवाने की सोची। अगले दिन वह पंडित को लेकर घर में आया। घर का माहौल देखते ही वह पंडित समझ गया कि हो ना हो इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, और इस बारे में उसने रमेश से भी बात की। लेकिन रमेश को लगा कि यह सब इस पंडित के पैसे ठगने के तरीके हैं, इसलिए उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि आप केवल हवन करवाइए। अब जैसे ही वहां हवन शुरू होने लगा कि तभी अंदर से उसके पिता आए और उन्होंने हवन का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। रमेश ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उसके पिता रुके ही नहीं और फिर आखिर में उन्होंने उस पंडित को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और साथ में धमकी दी कि अगर वह यहाँ आया तो वह उसे काट के रख देंगे। ये सुनकर वह पंडित घबराते हुए वहां से चला गया और रमेश हैरानी से अपने पिता को देखने लगा। तभी उसके पिता बोले, दोबारा ऐसे ढोंगियों को यहाँ लेकर मत आना, समझा? रमेश ने उस समय तो सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन फिर शाम को ही अपने किसी दोस्त से इस बारे में विचार विमर्श कर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने उसकी सारी समस्या सुनी और फिर कहा, शायद तेरे पिता के ऊपर किसी प्रेत का साया है, इसलिए तू उन्हें कल बहला फुसला कर मेरे पास लेकर आ, मैं उनकी बाधा उतार दूंगा। उसके बाद रमेश घर आ गया। अगले दिन वह अपने पिता को खेत के लिए बीज का बोलकर उस तांत्रिक के पास ले आया। वहां आते ही उस तांत्रिक ने सबकी सहायता से उसके पिता को एक मोटे तने वाले पेड़ से बांध दिया। फिर शुरू हुआ तंत्र मंत्र का वह खेल, जिसे वहां मौजूद सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। उसके पिता को पेड़ से बांधते ही उस तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित कर अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह तांत्रिक मंत्र उच्चारण करते जा रहा था, वैसे वैसे रमेश के पिता का चेहरा भींच जा रहा था, जैसे कि वह कोई चीज अपने शरीर में जाने से रोक रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उनकी वो दर्दनाक चीख सुनकर रमेश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ दौड़ा। इतने में ही उसके दोस्त ने उसे रोका और कहा, तू अभी इस क्रिया के बीच में मत आना। यह सुनकर रमेश अपना मन मसोस कर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। उस तांत्रिक ने अब मंत्र उच्चारण करते हुए रमेश के पिता के माथे पर लाल सिंदूर से एक टीका लगाया। टीका लगाते ही उसके पिता दोबारा चीखे। रमेश अंदर से कांप गया था, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसे कभी नहीं देखा था। फिर अगले ही पल उस तांत्रिक ने पास में रखे मुर्गे के सिर पर भी एक टीका लगाया और फिर मंत्र उच्चारण करते हुए उस मुर्गे की गर्दन उड़ा दी। उस मुर्गे का कुछ खून छिटक कर उस तांत्रिक के मुंह पर आ गया। वह मुर्गा कुछ देर तो तड़पा और फिर शांत हो गया। उस मुर्गे के कटते ही रमेश के पिता बेशुद्ध हो गए। ये देखकर रमेश बोला, आखिर ये सब कब तक चलेगा? उसके दोस्त ने उससे कहा, बस हो गया, अब थोड़ी देर। और फिर उस तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करते हुए उस मुर्गे के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उस हवन कुंड के पास ले जाकर उनमें से एक टुकड़ा कुंड में अर्पित किया और बाकी का ऐसे ही रख दिया। इसी के साथ ही उस तांत्रिक ने वह क्रिया संपन्न की और रमेश से कहा, मैंने तेरे पिता की बाधा उतार दी है, यह अब भी बेहोश है, क्योंकि इतने दिनों से एक शक्तिशाली प्रेत ने इनके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। इन्हें थोड़ी देर या सुबह तक होश आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये कोई सामान्य प्रेत नहीं था, बल्कि किसी चुड़ैल का कोई साथ का प्रेत है, और उस चुड़ैल ने ही यह प्रेत तेरे पिता के ऊपर लगाया होगा। यह सुनकर रमेश हैरान रह गया और बोला, लेकिन कोई चुड़ैल उसके पिता के ऊपर प्रेत को क्यों लगाएगी? आखिर उसकी हमसे क्या दुश्मनी? तब वह तांत्रिक उससे बोला, यह जो भी शक्ति है वो अपने आप नहीं आई है। ऐसी शक्तियों को जाने अनजाने में या तो तुमने बुलाया है, या तो किसी और ने इसे सिद्ध करके तुम्हारे ऊपर लगाया है। लेकिन फिक्र मत करो, ये अब तुम्हारे पिता को परेशान नहीं कर सकेगी। यह सुनकर रमेश ने उस तांत्रिक को प्रणाम किया और फिर अपने पिता और दोस्त के साथ वापस घर आ गया। इस दौरान उसके पिता अब भी बेहोश थे। रमेश अपने पिता को लेकर घर आया और उन्हें आराम से बिस्तर पर लेटाकर बाहर आ गया। इस दौरान उसकी मां घबराते हुए बोली, आखिर यह बेहोश कैसे हुए? रमेश किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि रास्ते में गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे।
अभी डायनेटो को दिखाकर लाया था। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ बेहोश है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। यह सुनकर सभी निश्चिंत होकर सो गए। अगली सुबह उसके पिता जब खाना खाने बैठे तो हर बार की तरह इस बार भी सुनीता ने उन्हें मीट परोस दिया। ये देखकर रमेश के पिता को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोले, रमेश, अपनी पत्नी को समझा दे कि आगे से मेरी थाली में मांस ना आए, मैं शाकाहारी इंसान हूँ। यह कहकर उसके पिता बिना कुछ खाए ही उठकर वहां से चले गए। उन्हें ऐसे देखकर वे सारे ही हैरान थे और अब रमेश को लगने लगा था कि हो ना हो उसकी माँ और बहन पर भी ऐसा ही कोई साया आया होगा, तभी तो कल पापा की बाधा उतरवा ही अब वह पहले की तरह सामान्य हो गए हैं। ये सोचकर रमेश शाम को दोबारा उस तांत्रिक के पास गया और उसे उसकी माँ और बहन के बारे में भी बताया। तांत्रिक ने उसे उसकी माँ को लेकर आने के लिए कहा, साथ ही सारी सामग्रियां भी दोबारा मंगवाई। अगले दिन रमेश अपनी माँ को किसी बहाने से अपने साथ तांत्रिक के पास ले आया। पहले तो तांत्रिक को देखकर वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रमेश और उसके दोस्त ने उन्हें कैसे भी करके पकड़कर वापस उस पेड़ से बांध दिया। उसके बाद तांत्रिक क्रियाओं का वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस दौरान उसकी माँ काफी चीख रही थी, लेकिन रमेश ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर मुर्गे की बलि चढ़ते ही उसकी माँ बेसुध हो गई और फिर कुछ ही देर बाद वह तांत्रिक क्रिया संपन्न हुई। क्रिया संपन्न करके तांत्रिक ने रमेश से कहा, तेरे घर में किसी का खतरनाक साया है, क्योंकि तेरे घर में एक साथ 2-3 लोगों के ऊपर चुड़ैल का साथी प्रेत आया है। इसे वक्त रहते ठीक करवा ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब रमेश ने बताया, बाबा, मेरी बहन भी ऐसी हरकतें कर रही हैं, क्या आप उसकी भी बाधा उतार दोगे? तांत्रिक ने उसे कल उसकी बहन को लेकर आने को कहा। फिर रमेश अपने दोस्त के साथ अपनी माँ को लेकर वहां से चला गया। जब रमेश उसकी माँ को इस हालत में घर लेकर आया तो सब लोग घबरा गए और पूछने लगे कि आखिर उन्हें क्या हुआ। तब रमेश ने फिर से झूठ बोल दिया कि गर्मी की वजह से सिर्फ बेहोश है। माँ को उनके कमरे में लेटा कर रमेश अपने कमरे में आया। तब सुनीता ने उससे पूछा, आखिर ये चल क्या रहा है? कल पापा ऐसे बेहोश होकर घर आए थे और आज माँ, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब रमेश ने उसे आश्वासन दिया, सब ठीक है, और अगर कोई फिक्र की बात हुई तो मैं हूं सब ठीक करने के लिए। इसलिए तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। असल में रमेश सुनीता को यह सब बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी हो सकता था। खैर, अगले दिन मनीषा ने सुबह नाश्ते में रमेश की माँ के आगे मांस पर दिया। यह देखकर वह एकदम गुस्से में आ गई और सुनीता के बाल पकड़कर मारने ही वाली थी कि तभी रमेश ने उन्हें रोक लिया और पूछा, क्या बात है माँ, आप क्यों इसे मार रही हो? तब उसकी माँ गुस्से में बोली, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आगे ये सब परोसने की। इस घर में कोई भी ये सब नहीं खाता, इसलिए अब से ये भी नहीं खाएगी। ये बोलकर उन्होंने मांस का बर्तन उठाकर बाहर फेंक दिया। सुनीता ये सब देखकर काफी घबरा गई। वह घबराते हुए आंखों में आंसू लिए रमेश की ओर देखने लगी। तब रमेश बोला, माँ, अगर हम ये सब नहीं खाना चाहते तो ना सही, लेकिन सुनीता ये सब खाती है, इसीलिए उसे खाने दो। तब उसकी माँ बोली, इस घर में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जिसको खाना है बाहर जाकर खाए। अब इसके आगे रमेश उनसे कुछ ना बोल सका और वह सुनीता से बोला, सुनीता, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, तुम वहां खा लेना। इतने में ही उसकी बहन बोली, भैया, मुझे भी खाना है, इसीलिए मैं भी चलूंगी। ये सुनकर रमेश की माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अच्छा, तू भी ये सब खाएगी? ठहर जा, आज तेरी अक्ल ठिकाने लगा देती हूँ। इस सुनीता के साथ रहकर तू भी बिगड़ गई है। ये कहते हुए वह उसे बुरी तरह से पीटने लगी, लेकिन तभी रमेश और उसके पापा ने आकर उन्हें रोक लिया। खैर, जैसे तैसे शाम हुई और रमेश अपनी बहन को लेकर उस तांत्रिक के पास आया। तांत्रिक को देखते ही उसकी बहन भागने लगी, लेकिन रमेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे बांध दिया। वहीं उसे बांधने के बाद उसकी बहन को देखकर तांत्रिक ने कहा, मैं इस लड़की की बाधा नहीं उतार सकता, क्योंकि यह लड़की अभी बहुत कमजोर है और अगर मैंने इसकी बाधा उतारने की कोशिश की तो इसकी बहन की जान तक जा सकती है। यह सुनकर रमेश काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उस तांत्रिक ने पूछा, यह सब तेरे घर में कब से हो रहा है? तब रमेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई और फिर वह बोला,
ये सब तब से हो रहा है जब से मैंने सुनीता से शादी की है। यह सुनकर उस तांत्रिक ने गंभीर होते हुए पूछा, किसने करवाई थी तुम्हारी शादी? देखो, सच सच बताना, मामला काफी गंभीर है। तब रमेश ने उस तांत्रिक को सारी बातें बता दी कि कैसे वह सुनीता से हाईवे पर मिला, वहां वह उससे प्यार कर बैठा, फिर शादी भी कर ली। तब तांत्रिक ने पूछा, उसके घर में कौन कौन है? कुछ बताया उसने? उसने बताया कि उसके घर में कोई नहीं है, वह अकेली है। यह सुनकर उस तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम करना, अपने घर जाकर ढूंढ कर देखना। अगर तुझे कोई लाल रंग का पोटली जैसा थैला मिले तो इसका मतलब यह कोई चुड़ैल है। यह सुनकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, चुड़ैल? लेकिन आपको कैसे पता कि यह कोई चुड़ैल ही है? और ऐसा क्या है उस पोटली में? तब उस तांत्रिक ने बताया, उस पोटली में जितने भी परिवार के लोग हैं उतनी ही छोटी छोटी काले रंग की गुड़ियां होगी। उसने सबके ऊपर अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रयोग कर सबके ऊपर अपना एक एक भूत लगा रखा है। यह सुनकर रमेश हैरानी से बोला, फिर मेरे ऊपर उसने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो एकदम सामान्य हूं। तब उस तांत्रिक ने बताया, यह क्रिया पूरी होने के लिए लगातार 13 दिनों तक उस चुड़ैल के संपर्क में रहना जरूरी है। वह चुड़ैल खाने में अपना तंत्र मंत्र इस्तेमाल करती है, और अगर कोई लगातार 13 दिनों तक उसका बना खाना खा लेता है तो वह पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। हो ना हो, तूने अब तक लगातार 13 दिनों तक उसके हाथों बना खाना नहीं खाया होगा। तू बीच बीच में कहीं चला गया होगा, और जहां एक भी दिन तूने उसके हाथों बना खाना नहीं खाया, वहां उसका यह तंत्र टूट जाता है, और फिर जब तू उसके हाथों बना खाना दोबारा खाता है तब वह दोबारा एक से शुरू होता है। उनकी बात सुनकर रमेश को काफी हैरानी हुई, क्योंकि सच में वह अब तक लगातार 13 दिनों तक सुनीता के साथ नहीं रहा, क्योंकि उसे माल लेकर दूसरे शहर में जाना पड़ता था, और इसी में कई दिन निकल जाते थे और उसका तंत्र टूट जाता था। वापस आने पर वह सब वापस शुरू से शुरू होता था। कुछ देर बाद रमेश बोला, बाबा, सुनीता मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उस वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तब उस तांत्रिक ने उसे समझाया, चुड़ैल सामान्य इंसानों के साथ क्रिया कर संतान उत्पन्न करती है, लेकिन अगर वह शिशु लड़का हो तो उसे जन्म लेते ही मारकर वे उसे खा जाती हैं, और अगर वह शिशु लड़की हो तो वह उसे जिंदा रखती है, क्योंकि शिशु कन्या ही आगे चलकर चुड़ैल बनती है, और चुड़ैलों की वृद्धि के लिए यह जरूरी भी है। और एक जरूरी बात, चुड़ैल अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए इंसानी खून का सेवन करती है। इससे उनके बच्चे को सामान्य से ज्यादा पोषण मिलता है। इसलिए हो सकता है कि उसने तेरे घर में से किसी के खून का सेवन किया हो। लेकिन हाँ, वह ज्यादातर युवा लोगों का खून पीना ही पसंद करती है, क्योंकि वह ज्यादा गर्म रहता है कुछ दिनों तक। परिवार के खून से पोषण लेने के बाद वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए उस बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसे जन्म देने से पहले ही वह यहां से निकल जाएगी। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रकरण के दौरान वह पोषण लेने के लिए शरीर से झोंक की तरह सारा खून निचोड़ सकती है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। यह सुनकर रमेश बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी बहन के शरीर में अब काफी कम खून था। तो इसका मतलब सुनीता उसका खून पीती है, और अभी तो माँ पापा घर पर सुनीता के साथ अकेले हैं, कहीं वह उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये बात सोच सोच कर रमेश को डर लगने लगा था। तब उस तांत्रिक ने दोबारा पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? तब रमेश ने सारी बात उसे तांत्रिक को बताई। तब वो तांत्रिक बोला, समय कम है, हमें जल्द से जल्द तेरे घर जाना होगा। उस चुड़ैल को अब तक शायद भनक लग चुकी होगी, इसलिए वह तेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिर उसके बाद उस तांत्रिक ने अपना तंत्र मंत्र का जरूरी सामान साथ में लिया, और फिर वे सारे रमेश की बहन को बांधे हुए ही वहां से रमेश के घर की ओर चले गए। वहीं दूसरी तरफ सुनीता को इसका आभास हो चुका था कि रमेश को उसकी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए वह अपने कमरे में से वही लाल थैला लेकर रसोई में आई, और फिर उनमें से एक काली गुड़िया निकालकर अजीबोगरीब मंत्र उच्चारण करते हुए उसके पेट में एक सुई चुभाई। सुनीता के ऐसा करते ही रमेश की बहन दर्द से कराते हुए छटपटा लगी। वे सारे लोग वहीं रुक कर उसे देखकर लगे कि आखिर उसे क्या हो गया। उसके बाद उसने दोबारा मंत्र उच्चारण कर एक सुई उस गुड़िया के सीने में चुभाई, जिससे उसकी बहन दोबारा दर्द से चीखी। ये देखकर वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, हमें जल्दी करना होगा। वह चुड़ैल इस लड़की की गुड़िया को नुकसान पहुंचा रही है। अगर उसने गुड़िया को जलाया और सिर धड़ से अलग किया
तो ये लड़की नहीं बचेगी। यह सुनकर रमेश काफी घबरा गया और अपने दोस्त से बोला, तू बाबा को लेकर मेरे घर आ, मैं जल्दी जाकर मनीषा को रोकता हूँ। ये बोलकर रमेश तेजी से घर की ओर भागा। वहीं सुनीता अब मंत्र उच्चारण कर सामने भगोड़ में पक रहे चावलों की ओर देखने लगी और वह उस गुड़िया को उस भगोड़ में डालने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान रमेश की माँ वहां आ गई और पीछे से बोली, क्योरी, अभी तक खाना नहीं बनाया तूने? मांस मछली तो दबाकर खाती है, फिर भी तेरे हाथों में जान नहीं है। सुनीता अपना ध्यान मंत्र उच्चारण करने में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश की मां के तानों के कारण उसका ध्यान भंग हो गया और उसका कंट्रोल उस गुड़िया पर से हट गया। ऐसा होते ही रमेश की बहन अब सामान्य हो गई थी। यह देखकर वे सारे तेजी से रमेश के घर की ओर बढ़ने लगे। वहीं सुनीता इन सब से काफी गुस्से में आ चुकी थी। वहीं रमेश की मां अब भी सुनीता को ताने दिए जा रही थी। अब सुनीता का पारा चढ़ गया और वह तेजी से रमेश की मां के पास आई और उन्हें एक जोरदार धक्का दिया। वह धक्का इतना जोरदार था कि रमेश की मां पीछे वाली दीवार से जा टकराई और करते हुए दोबारा सुनीता को ताने देने लगी। हाय राम, कल मुही ने मेरी पीठ तोड़ दी। अरे रमेश के बापू, जरा जल्दी आओ। यह सुनकर सुनीता दोबारा रमेश की मां के पास आई और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब इससे पहले कि रमेश की मां उठती, सुनीता उनके ऊपर चढ़ बैठी और फिर ठीक इसी दौरान सुनीता अपने भयानक स्वरूप में आ गई। लंबे दांत, उलझे हुए बाल, काली त्वचा और लाल भयानक आंखें जिनमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुनीता को ऐसे देखकर वह काफी घबरा गई और डर के मारे उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ठीक इसी दौरान सुनीता ने रमेश की मां का एक हाथ पकड़ा और फिर उनकी उंगली के आगे वाले हिस्से को अपने नुकीले दांतों से फाड़कर उनका खून पीने लगी। रमेश की मां काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने रमेश के पिता को दोबारा आवाज लगाई। अरे रमेश के बापू, जल्दी आओ। पहले तो रमेश के पिता को यही लगा था कि यह रोज रोज बहू को यूं ही ताने मारती रहती है, अब भी किसी काम को लेकर ताने ही मार रही होगी, इसलिए वह बीच में नहीं आए। लेकिन जब रमेश की मां की 2 बार ऐसी आवाज आई तो वह उनके पास दौड़ कर आए। वहां आते ही सुनीता को इतने भयानक स्वरूप में रमेश की मां के ऊपर चढ़कर उनका खून पीता देखकर उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और फिर सुनीता के ऊपर वार करने लगे। इस दौरान उस डंडे का एकाध वार रमेश की मां को भी लगा, लेकिन उनके पास अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। कुछ ही देर में मनीषा ने रमेश के पिता से डंडा छीन लिया और अब उनके ऊपर एकदम बाघिन की तरह झपटी व उनकी भी उंगली फाड़कर खून पीने लगी। इस दौरान रमेश के पिता उसे अपने ऊपर से हटाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुनीता एक शक्तिशाली चुड़ैल थी और वह एक वृद्ध, इसलिए वह उससे जीत नहीं पा रहे थे। इसी दौरान रमेश की मां अपने आप को संभालते हुए उठी और फिर उन्होंने फौरन वह डंडा उठाकर सुनीता को मारना शुरू कर दिया। इससे सुनीता को काफी गुस्सा आया और वह रमेश के पिता के ऊपर से उठी। फिर रमेश की मां को एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही रमेश की मां दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। अब तक रमेश के पापा संभल चुके थे और वह बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मनीषा अपने भयानक स्वरूप में रमेश के पापा की पीठ पर आ चिपकी और फिर उसने अपने नुकीले दांत रमेश के पिता के कंधे में गाड़े और फिर उसमें से खून पीने लगी। कुछ देर बाद उसने उसके पिता के कंधे में से मांस का एक टुकड़ा उखाड़ और उसे खाने लगी। ठीक इसी दौरान रमेश वहां आया और उसने डंडा उठाकर सीधा सुनीता के सिर पदे मारा। इससे मनीषा असंतुलित होकर गिर पड़ी। वहीं रमेश का पिता भी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। अपने माता पिता का यह हाल देखकर रमेश की आंखों से आंसू आ गए और वह गुस्से में बोला, सुनीता, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुमने जो जो मांगा वह सब मैंने तुम्हें दिया, उसके बावजूद तुम मेरे परिवार के खून की प्यासी हो। सुनीता ये सुनकर अपनी भयानक आवाज में बोली, हम किसी से प्यार नहीं करते, समझा? हम बस तुम मानवों को प्रजनन और पोषक तत्वों के लिए इस्तेमाल करते हैं और मेरा मतलब तुमसे पूरा हो चुका है। इसलिए अब इससे पहले कि वह तांत्रिक यहां आकर मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं यहां से जा रही हूं। ये बोलकर वह तेजी से बाहर की ओर भागी, लेकिन तभी रमेश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसने एक ही झटके में रमेश की पकड़ से खुद को छुड़वा लिया, लेकिन वह रमेश के उठाए इस कदम से बेहद नाराज थी, इसलिए उसने रमेश की छाती पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया।
उसके नीचे गिरते ही उसने अपने नुकीले नाखून रमेश की छाती पर गड़ा दिए। इससे रमेश दर्द से जोर से चीखा। उसके चीख की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर में घुस आए। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर सुनीता सकपका गई। वहीं सारे लोग भी एक भयानक चुड़ैल को रमेश के ऊपर बैठा देखकर घबरा गए। ये देखकर रमेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोला, अब क्या करोगी? तुम भले ही चुड़ैल हो, लेकिन इंसानों की सम्मिलित शक्तियों का सामना तुम नहीं कर सकती। अब इससे पहले कि मनीषा कुछ कर पाती, वहां वह तांत्रिक भी अपने साथियों के साथ आ पहुंचा और उसने तेजी से मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए। सुनीता ने भी खुद को बचाने के लिए मंत्र उच्चारण करना शुरू किया और उसके ऐसा करते ही रमेश की बहन में पता नहीं कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उसने उन रस्सियों को तोड़ दिया और फिर उस तांत्रिक के ऊपर तेजी से झपटी। इससे उस तांत्रिक का मंत्र उच्चारण से ध्यान भंग हुआ। वह तांत्रिक कुछ करता उससे पहले ही रमेश की बहन ने अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए, लेकिन इससे पहले वह इसके आगे उस तांत्रिक को और नुकसान पहुंचाती। रमेश के पड़ोसियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब उस तांत्रिक ने दोबारा मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही उन्होंने अपने साथ लाई पोटली में से एक सफेद पाउडर जैसा कुछ सुनीता के ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन तभी सुनीता ने रमेश को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अब सुनीता ने देखा कि उसके पीछे ही एक खिड़की है। सुनीता तेजी से रमेश को अपने साथ खींचकर उस खिड़की से बाहर निकल गई। फिर वह एक बाघिन की तरह तेज छलांग मारकर सामने ही मौजूद पेड़ पर चढ़ गई। इस दौरान रमेश भी उसके साथ था, लेकिन पेड़ पर चढ़ते ही सुनीता ने रमेश को पेड़ से नीचे फेंक दिया और खुद बड़ी ही फुर्ती के साथ वहां से निकल भागी। अब सब लोग तेजी से रमेश के पास आए। सुनीता ने उसे कमर के बल जमीन पर फेंका था, जिससे उसकी कमर में चोट लगी थी। इसलिए उसे और बाकी के घर वालों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। उस तांत्रिक ने सुनीता के पीछे जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता वहां से गायब हो चुकी थी। आज उस घटना को पूरे 4 साल हो चुके हैं। रमेश का परिवार अब उस हादसे से उभर चुका है। रमेश अब भी उस हाईवे से आता जाता है, लेकिन अब वह अपने साथ एक तलवार भी साथ रखता है कि कहीं उसे कभी उस हाईवे पर सुनीता दोबारा मिली तो वह उसे इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है, यहीं पर।